35 करोड़ थी और उसके सामने महज 0.04। हाय गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन और मंगल और शुभ शुरुआत। कल 18,000 के पास थोड़ा सा नर्वसिया गए थे हम लोग, पर आज बढ़िया सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज के चलते गैप अप और गैप अप के साथ ही 18,000 के लेवल्स ब्रीच करें। हम खुले 18,000 के ऊपर और जहां खुले मोटा मोटी इन लेवल्स को बढ़िया तरीके से डिफेंड भी कर रहे हैं। इनफैक्ट इंच अप करने की कोशिश करते हुए भारतीय बाजार 18,050 के ऊपर के स्तर आपको इस समय आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बहुत जोश हो और वजह हमारी अपनी रेजिलियंस, हम अलग से स्टैंड आउट कर रहे हैं, वो अलग कहानी। उस पर जोड़ दीजिए अच्छे ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव होते हुए पिछले हफ्ते से यूएस के बाजार मोमेंटम पकड़ रहे हैं, कवरिंग के मूव्स एंजॉय कर रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 3/4 से 1.25% तक का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस के मार्केट से दिखाया, और वो तब जब आज शाम को उनका इन्फ्लेशन प्रिंट आना है जिसपे दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। उस पर डिपेंडेंट होगा फेड क्या करेगा, लेकिन सब मान रहे हैं फेड क्या करेगा सबको पता है कि 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक आएगा, एक तगड़ा हाइक आएगा, पर वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है तो ज्यादा उससे अब डर नहीं रहा बाजार शायद इस समय। पर हाँ, दिक्कतें अभी वैसे की वैसी, लेकिन इक्विटीज का रुझान पॉजिटिव और वो मोमेंटम हम एंजॉय करते हुए। वीरू, ऐसे में 18,050 के ऊपर के टेक्स और मोमेंटम और तूल पकड़ ही रहा है जब से खुले हैं अब हम। वाकई मोमेंटम पकड़ रहा है आशीष। और देखिए मैं तो कह रहा हूँ बतौर ट्रेडर या फिर डे ट्रेडर भी, देखिए कल के लॉन्ग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका 18,022 बाइसेक्ट हो गया आशीष। हमारा पॉइंट क्या था आशीष, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब प्लेट्स रखिएगा। 18,067। आपको चरणबद्ध तरीके से एज ए डे ट्रेडर अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 18,063 अब तक का हाई है, रहने दीजिए अभी लॉन्ग। और पुट राइटिंग थोड़ी बहुत 18,000 की स्ट्राइक पे विजिबल है आशीष। और हालांकि डिसाइसिव पुट राइटिंग किस दौर में जाके होगी मैं नहीं कह सकता, बट यस थोड़ा बेस जो है वो जो 17,900 का था वो अभी भी वहीं पर ही है, लेकिन 18,000 पे भी पुट राइटर विजिबल है। तो अगला जो लेवल है वो खुलता है करीब करीब 18,107 का, जिस पर आपको नजर रखनी है। अच्छी बात है आशीष के हमारे पास आज पिलर्स बनते जा रहे हैं। अब मैं अलर्ट देख रहा हूं कि मेरी स्क्रीन पे अलर्ट्स क्या आ रहे हैं। एक स्टॉक जिसकी सारी कॉल्स डे हाई पर आके ट्रेड कर रही हैं, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडेक्स। बजाज फिनसर की आपने बहुत चर्चा करी। लुक एट बजाज फाइनेंस एट डे हाई। सो पिलर्स मिलते जा रहे हैं आशीष आपको। सो नजर रखिएगा अब करीब करीब 18,107 की ट्रेजेक्टरी पे। स्टे लॉन्ग आशीष। बैंक निफ्टी आशीष क्या था व्यू हमारा, 40,730 के ऊपर बाय करेंगे। आपको कौन कौन सी ट्रेजेक्टरी मिलेगी, उसमें है 890, तो पहले 809 हो चुका है, 890 की ट्रेजेक्टरी पे फोकस कीजिएगा। पर अच्छी बात है आशीष के आपको इस स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने के लिए पिलर्स मिलते जा रहे हैं, और बजाज फाइनेंस इस कड़ी में एक और स्टॉक जुड़ गया है। तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए आशीष। ओके, ये रही बढ़िया मूव। अच्छा, इंडेक्स का कंट्रीब्यूशन दिखाता हूं एक बार। वो बजाज ट्विंस हो, वो एचडीएफसी ट्विंस हो, वो इन्फोसिस, रिलायंस, टाइटन जैसे बाकी हेवीवेट्स हो, बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए 50 स्टॉक्स में सिर्फ एक ये बजाज फिनसर भी लाल में नहीं है, ये एडजस्टमेंट है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। ये 5-6% की मजबूती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया मूव्स एंजॉय करते हुए भारतीय बाजार। और देखिए कहां पॉकेट से स्ट्रेंथ आ रही है। बजाज फिनसर को दरअसल इस लाइन में देखिए, क्योंकि वो एक्स डेट है, इसीलिए वो एडजस्टमेंट कैलकुलेशन में सर्वर को इशू आता है। 1817 ये दरअसल आज तो और भी तगड़ा मूव। डॉक्टर साहब एडजस्ट करिएगा इसको जरा प्लीज दिखाइए। ये तो 1714 वाला हर टिक के साथ मजबूती तूल पकड़ रही है। बजाज फिनसर्व को दिखाइएगा, चलते दिखाइए जब तक। दोनों एक्सपर्ट जो जुड़ रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और निर्मल बंग के विकास सालुंके, आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों को भी माउंट 18 के रिकॉन्कर करने की ढेरों शुभकामनाएं। ये माउंट से याद है सचिन, कभी पहाड़ पे भी साइकिल चलाते हो नहीं चलाते आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। काफी की है। इनफैक्ट अगर आप महाबलेश्वर जाओगे तो वही एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो कभी ट्राई करना चाहिए आपको भी। नहीं चढ़ रही थी वहां पे, साइकिल क्या खाक चढ़ेगी हमसे? वीरू आप कुछ कह रहे हो? नहीं आशीष, मैं बहुत पहाड़ों पे साइकिल तेज चलाता हूँ, नीचे की तरफ चढ़ाते वक्त में फिर वो गाड़ी पकड़ लेता हूँ। हाँ, आते टाइम कोई गाड़ी पकड़
अच्छा भाई क्या व्यू बन रहा है सचिन मार्केट्स पे? मात दे देंगे हम। हाँ, 18,050 के ऊपर की जर्नी कितनी और नॉर्थवर्ड्स, और आपके 10 के दमदार पिक्स कौन से? जी आशीष जी, इनफैक्ट 18,060 के लेवल की हम काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर लेवल हमारे रेडार में जरूर था, एंड इनफैक्ट 18,210 आई थिंक मुझे लग रहा है एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लगभग आज के सत्र का भी डेटा जिस तरीके से बिल्ड हो रहा है, तो कॉन्फिडेंट कन्विक्शन काफी क्लियरली यहाँ पर एविडेंट है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी ने काफी अच्छी तरह होल्ड किया है, उसे काफी रिस्पेक्टफुली वहां पे स्विंग लोज बना के ये पर्टिकुलर रैली उसने कंटिन्यू की है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो ये मोमेंटम मिला है वो काफी ड्यूरेबल है, एंड 18,060 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो 18,200 के आसपास के स्विंग्स काफी जल्दी होने चाहिए। अगर इसका डेली एडीएक्स भी देखें तो उसने कल के सत्र में एक 25 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, आज 27 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऑस्किलेटर पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड स्ट्रेंथ ऑस्किलेटर पे। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर जो रैली है काफी ड्यूरेबल है, एंड इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 18,210 के लक्ष्य के लिए आपको अभी भी लॉन्ग्स बिल्ड करने चाहिए 17,930 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो 40,880 एक इंटरमीडिएट हर्डल है। अगर ये पार हो जाता है तो 41,440 के आसपास की एक्सपायरी मुझे लग रहा है इसी हफ्ते में नजर आनी चाहिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसका भी डेटा प्लेस्ड है, आई थिंक 40,600 के आसपास जो फ्लोर बना है उसी के आसपास आपको ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉसेस प्लेस करने हैं। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली मिड कैप स्टॉक्स पे ही आपको ध्यान देना चाहिए, स्पेशली एफएनओ में अगर हम देखें तो काफी सारे पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ इवॉल्व हो रहे हैं। उसमें से यूपीएल हमने कल भी जिक्र किया था, लगभग अराउंड 758 के आसपास 775 के फर्स्ट टारगेट के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप दिया था कल के मॉर्निंग शो में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी वो पर्टिकुलर ट्रेंड अच्छी तरह इवॉल्व हो रही है, तो डेफिनेटली इसे अभी भी राइड करना है। 790 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगाना है आपको 758 पे, एंड फ्रेश खरीदारी अभी भी यूपीएल के फ्यूचर्स में की जा सकती है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार में है वो है टाटा कंज्यूमर। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। जिस तरीके से इसका डेली स्ट्रक्चर है, क्लियरली 1 सितंबर पे एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया था कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का। इस पर्टिकुलर पैटर्न का टारगेट लगभग अराउंड 920 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है पोजिशनली तो आपको ये राइड करनी ही चाहिए मूव, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से 880 के टारगेट के लिए 832 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर्स में। बढ़िया, यूपीएल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। विकास हाय, गुड मॉर्निंग विकास। निर्मल बंग में आप लोग के इस समय के पिक्स, 10 के दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष जी और वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट ऊपर में हम मुझे लगता है कि 17,100 और 17,170 18,170 ये रेंज जो है वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। एक अपर रेंज में मार्केट आया है, बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट में एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। मेरा पहला रहेगा टाटा कॉम। टाटा कॉम ने हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में 1270 के आसपास जाके काउंटर रुक रहा था, आज उसके ऊपर एक बार जा चुका है इंट्राडे में। तो मुझे लगता है 1330 के टारगेट के लिए यहाँ पे टाटा कॉम को यहाँ पे बाय करके जा सकते। नीचे मैं 1238 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, ये भी 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एचडीएफसी एएमसी मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से 2058 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर में मुझे लगता है 2130 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। और जिस हिसाब से कल इसने एक रेंज बना चुके थे 2020 के आसपास, एक लो बना के उसी लो के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, तो 2130 के टारगेट के लिए एचडीएफसी एएमसी को बाय करके जा सकते हैं। और नीचे में 2020 का स्टॉप लॉस। सारे बाय कॉल्स आते हुए यूपीएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कम्युनिकेशन और एचडीएफसी एएमसी, सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। ये हो गई ट्रेड बुल्स और ये हो गई निर्मल बंग की तरफ से आज के प्रिफर्ड इस समय के पिक्स। अच्छा, आज का सवाल लेकर आइएगा स्क्रीन पे, कुछ देर में उसका आंसर लेकर आऊंगा। सचिन कुछ दिन पहले पूछ रहे थे कि इसका कोई हैशटैग बनाया नहीं बनाया। सचिन, सोशल मीडिया टीम ने बना रखा है, जो सवाल आते हैं उसका हैशटैग है सोच इंडिया सोच। तो आज ये सवाल पे भाई थोड़ी देर में जवाब लेकर आएंगे, लेकिन स्क्रीन पर आएंगे अब आपके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा सर। मिहिर सर हाय, गुड मॉर्निंग। मेरे सर बढ़िया मूव एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये दिवाली नए हाई वाली होगी क्या? बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग
इच्छा तो यही है कि हम हमारी मार्केट चलती रहे, और जिस तरह से हमारी जो लोकल इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखा रही है, और रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स लोकल जो हैं, उनकी भी सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। तो लगता है कि बाजार में मोमेंटम पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही है कि जो ग्लोबल वैश्विक वातावरण है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है, तो वो एक मैं रिस्क फैक्टर गिन के चलूंगा। तो ये सही कहा आपने, ग्लोबल, और हम उस बेपरवाह हैं उससे। जब वो गिर रहे थे तब भी हम रेजिलियंस कह रहे थे, हमारा रेजिलियंस। अब तो वो चल रहे हैं तो हम और तेजी तूल पकड़ गए। कई लोग कह रहे हैं भाई 2.5 लाख करोड़ रुपए बेचे थे, अभी तो 1/4 वापस आया है, अभी तो बहुत तेजी आएगी। ये रैशनल सही है? ऐसे देखना सही है क्या बाजार को? पैसे तो देखिए लॉन्ग टर्म में इंडिया में हमेशा पैसे आए ही हैं। लास्ट 25 साल की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो शायद 2 या 3 साल होंगे जिसमें उनके फ्लोज नेगेटिव थे, अदरवाइज तो मोस्टली पॉजिटिव ही रहते हैं। लेकिन परिस्थिति थोड़ी रिस्की इसलिए है क्योंकि बहुत सालों के बाद हम एक वेरी शार्प, बहुत ही कड़ा टाइटनिंग साइकिल देख रहे हैं ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का। हमारी आरबीआई है वो भी टाइटनिंग कर रही है, बट इतनी फास्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप यूएस फेडरल रिजर्व को देखें या यूरोपियन सेंट्रल बैंक को देखें, तो उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन का भाई अभी भी इतना हावी है कि जो टाइटनिंग वो जो कर रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट्स एक एक मीटिंग में, वो काफी शार्प है। और वो एक बड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, लिक्विडिटी है, वो काफी लिंक्ड होती है सेंट्रल बैंक एक्शन से। सो हमने जो 10-12 साल की जो तेजी देखी थी वो लिक्विडिटी की वजह से थी, और अब ये लिक्विडिटी टाइटन करने की जो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही, आउट ऑफ कंट्रोल है वहां पे। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्लोज आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से आने की उम्मीद नहीं है नेक्स्ट 2-3 महीने में। लॉन्ग टर्म में तो ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन शायद आएंगे लेकिन धीरे से आएंगे, ऐसा लग रहा है। तो मीर सर, सब बढ़िया है हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आउटलुक के लिहाज से, पर आपने सही कहा ग्लोबल कंसर्न्स तो जस के तस बने हुए हैं। तो फिर इसका मतलब ज्यादा दिन हम अपनी चाल नहीं चल सकते, इस तरह से डीकपल्ड बहुत दिन तक तो नहीं चल सकते। कंसर्न्स हैं और हम डीकपल्ड अब तक हैं। ये कंसर्न्स कैचअप होंगे फिर हमारे बाजार में, एटलीस्ट नियर टर्म में कुछ पैंग्स नजर आते हैं? देखिए ओवरऑल माहौल देखे तो डोमेस्टिक, जैसे हमने डिस्कस किया, जो लोकल इकोनॉमी है वो ठीक तरह से रेजिलियंस दिखा रही है। और ग्लोबली जो स्लो डाउन हो रहा है इसकी वजह से हमें जो एक्सपोर्ट्स हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है वो भी दिख रहा है कि इतना स्ट्रांग नहीं है। पिछले अगर हम 2019 का बेस लेके चलें तो हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो करीबन 2% से बढ़ा है। वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2-2.5 साल में अगर हम 2% ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतनी तेज गति से बढ़ नहीं रही है, और जो डिमांड जो लोकल इकोनॉमी में आ रही है क्योंकि जॉब्स बढ़ रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, वो इंपोर्ट से मीट हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो आत्मनिर्भरता का थीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्शन अच्छी तरह से बढ़ा पाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो अगले जो 2-4 महीने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि भाई हमारी लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है। जैसे अभी एक गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल खत्म हुआ है, तो फेस्टिव सीजन चालू हो चुकी है, अभी हार्वेस्ट आएगी, फिर नवरात्रि आएंगी, दिवाली आएंगी, तो ये एक फेस्टिव माहौल रहता है जहाँ पे कंजम्पशन अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट 1-2 महीने में कैसी कंजम्पशन है और उसकी वजह से प्रोडक्शन कैसी बढ़ती है वो काफी इंपॉर्टेंट है बाजार को सस्टेन करने के लिए। ओके, इनफैक्ट आपके इस उत्तर ने और महिर जी आशीष के प्रश्न ने इस चर्चा को शुरू में ही 2 भागों में बाइसेक्ट कर दिया। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक, कपल्ड एंड डीकपल्ड। अब डीकपल्ड और कपल्ड दोनों ही सिनेरियो में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स, जिन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ पैसा बना के दिया है। स्टिल स्टॉक्स आर फ्लोटिंग एट ऑल टाइम हाई। सर, यहाँ पे कमिटेड रहें और फ्रेश बाइंग का स्कोप है या नहीं है? और दूसरा है आईटी, जो कि अभी भी अगर आप देखें लोअर ट्रेजेक्टरीज में है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आ पाया है। ट्रेडिंग गेन्स मिलते हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं आ पाया है। इन दोनों स्पेसेस पे आपका व्यू, जहां पैसा बन चुका है या जहां पे पैसा बनने की गुंजाइश है? सर बिल्कुल, तो कैपिटल गुड्स आपने बहुत अच्छा सेक्टर छेड़ा है। ये सेक्टर मुझे लगता है नेक्स्ट 5-10 साल के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही कोर सेक्टर रहेगा अगर इंडिया को 7-8% से जीडीपी ग्रो करना है, क्योंकि
जैसे हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट से हमारे इतने पिकअप नहीं हो रहे हैं। और अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है और ग्रोथ लानी है तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही आएगी। देखिए, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। हमारी जो सर्विसेज सेक्टर है, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट, वो बहुत ही स्ट्रांग रही है लास्ट 20 सालों में। एक हमने स्पर्ट देखा था मैन्युफैक्चरिंग में, जब काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई थी 2002 से लेके 2009-10 तक। उसमें हमने देखा था कि जीडीपी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करी थी। लेकिन पिछले अगर 7-8 साल देखें तो ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट खास करके वीक रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया है, और जिस तरह से लास्ट 3-4 सालों में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता का थीम जो बना रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन लोकलाइजेशन की बात कर रही है, और सबसे अहम जिस तरह से बहुत सारे सेक्टरों में और नए नए सेक्टर आ रहे हैं, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो बनाई है गवर्नमेंट ने, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, शुरू हो चुका है और मेरे ख्याल से ये दिखता रहेगा। दूसरा ये है कि हमने देखा कि लास्ट 2.5 सालों में जिस तरह से दुनिया का विश्वास चाइना पे कम होते जा रहा है, तो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ये कह रही हैं कि चाइना के अलावा, जहाँ पे दुनिया की 70-80% मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइना के अलावा भी एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए। और चाइना को काउंटर करने वाला जो साइज है, मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर अवेलेबल है, वो इंडिया के अलावा कहीं नहीं है। वियतनाम वगैरह है, लेकिन वो ऑलरेडी सैचुरेट होने की एज पे हैं। तो इंडिया जो चाइना प्लस वन है उससे भी बेनिफिट करेगा, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाए हैं उससे भी बेनिफिट करेगा, और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है कैपिटल गुड्स में, उससे भी बेनिफिट करेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, वो तो एनीवे चालू ही है। तो एक कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो सेगमेंट है, वो बहुत ही पोटेंशियल वाला सेक्टर है। और मेरे ख्याल से अगर इंडिया को ग्रो करना है तो ये सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो हम ग्रो नहीं कर सकते। और ये गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है और मार्केट भी रिकॉग्नाइज कर रही है। रही बात आईटी की, मेरे ख्याल से आईटी अपने जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है उसके तरफ जा रहा है। 2020, 21 और अभी 22 में हमने जो देखा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेंडिंग का माहौल था ग्लोबली, क्योंकि जो कोविड की वजह से जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी, स्ट्रीमिंग सर्विसेज बढ़ गई थी, गेमिंग बढ़ गई थी, वर्क फ्रॉम होम, करोड़ों लोग वर्क फ्रॉम होम दुनिया में शुरू किया था। तो जो वर्क फ्रॉम होम इनेबल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत थी, उसकी वजह से कंपनियों ने काफी सारी आईटी लिंक स्पेंडिंग करी थी। वो मेरे ख्याल से एक लंपी था, मेरे ख्याल से वन टाइम था। और जिस तरह की तेजी हमने स्पेंडिंग में देखी, आईटी स्पेंडिंग में लास्ट 2.5 साल में, उस तरह की तेजी शायद ना हो। ग्रोथ आएगा, बिल्कुल आएगा, 10% ग्रोथ आएगा, लेकिन जो हमने 20, 30, 35% की ग्रोथ देखी थी, उस तरह की ग्रोथ ना आए। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस आईटी में काफी बढ़ चुके थे, क्योंकि अच्छा माहौल था, ग्रोथ अच्छा था, 2.5 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर भी था। लेकिन मुझे लगता है अभी बेस्ट इज ओवर। जो ग्लोबल लिंक सेक्टर है ये, मेरे ख्याल से अभी हमें डोमेस्टिक लिंक सेक्टर में फोकस करना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कैपिटल गुड्स है, बैंकिंग है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जैसे ऑटो वगैरह में, उसमें हमें बिल्कुल ठीक। तो डोमेस्टिक फेसिंग पॉकेट्स पे तवज्जो दीजिए। और बाजार वैसे मूव भी कर रहा है, आपने देखा होगा सारी पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं। मीर सर को फिर से दिखाना डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। मीर सर, ये आप जब भी इंटरव्यू देते हो खड़े होके देते हो, ये ऑफिस में भी खड़े होके ही काम करते हो कि हेल्थ कॉन्शियस ऐसा है कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए खड़े होते हो आप? नहीं, 2 स्क्रीन लगाए हुए हैं, एक बैठने वाला भी स्क्रीन है, खड़े रहने वाला भी स्क्रीन है। तो और थोड़ी आधे 1 घंटे में खड़े रह के भी काम कर लेना चाहिए। कहते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। तो सिटिंग की वजह से हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, तो घूमते रहना चाहिए और खड़े भी रह के भी काम बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा नोटिस करता, मैंने पूछ डाला जाए। मेरे सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। अच्छा, मैं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ जाऊं उससे पहले सचिन ने एक बढ़िया सा ट्रेड आइडेंटिफाई करा है। सचिन, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, यहाँ पर 2 ट्रेड सेटअप्स है। पहला तो है HUL में, जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, एक अच्छे साइडवाइज कंसोलिडेशन में स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा था, वो कंसोलिडेशन कहीं जाकर मुझे लग रहा है मैच्योर हो चुका है। 2600 का सपोर्ट काफी हेल्दी है, एंड उसी पर्टिकुलर सपोर्ट से ये रिबाउंड हुआ है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2598 पे। इंट्राडे टारगेट होगा 2630 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2660 का। खरीदारी करनी है HUL के फ्यूचर्स में। एंड सेकंड स्टॉक PVR है। यहाँ पर भी जिस तरीके से 1900 का लेवल वापस रिकॉन्कर हुआ है, अपने दोनों शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर के कोट्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग स्पीड नजर आना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1895 पे। खरीदारी करनी है PVR के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा 2000 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा 2040 का। इन स्टॉक्स को अपने रेडार पे।
और अब कॉर्पोरेट स्कैन की बारी। बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राकेश सर आए, गुड मॉर्निंग। ये पीवीआर पे कॉल आया, उससे ज्यादा आपने ब्रह्मास्त्र देख ली क्या राकेश सर? जी मैं समझा नहीं, आपने क्या पूछा? मैं ब्रह्मास्त्र एक मूवी आई, देखी आपने क्या? आप लोग वक्त कहाँ देते हैं पिक्चर देखने के लिए? लो, आपके रिव्यू के बाद तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जाए कि नहीं जाए, क्योंकि बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे थे। लेकिन राकेश सर, ये सबसे पहले तो एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ कंसर्न्स, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रही थी, और वैसे फैक्ट्स भी थे कि अफ्रीकन मार्केट्स में इश्यूज, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, वो डॉलर शॉर्टेजेस, नाइजीरिया में टू व्हीलर मूवमेंट्स को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हाईलाइट किए जा रहे थे। क्या अपडेट सर? असर पड़ रहा है क्या एक्सपोर्ट मार्केट पे, या फिर इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में पड़ने का डर बन रहा है क्या? देखिए, जो आपने बोला है बिल्कुल फैक्चुअल बात है। डॉलर की अवेलेबिलिटी कम है, तो गवर्नमेंट्स जो हैं थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाने लगती हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स, थ्री व्हीलर इंपोर्ट्स एक बड़ा कैटेगरी है इन गवर्नमेंट्स के लिए, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने लगती हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं। ये जो कहते हैं ना कि द इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। 10-15 साल से ऊपर से हम लोग अफ्रीका में हैं। हर दूसरी गाड़ी जो अफ्रीका में बिकती है वो बजाज की है, और ये उतार चढ़ाव आते हैं और इनको हमको राइड करना पड़ता है। ये परमानेंट नहीं है। अगर हम देखें भारत में जो पेनिट्रेशन है मोटरसाइकिल्स का, इट इज अबाउट 100 ऑड यूनिट्स पर 1000 पीपल। अफ्रीका में इट इज 10 और 15। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत डेवलपमेंट होना है, पर ये जो डेवलपमेंट है अफ्रीका में, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ये अप एंड डाउन होता है, और पर निरंतर आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस टाइम पर जब रिटेल्स कम हो गए हैं, हम लोगों ने कॉशियस अप्रोच रखा है, और जो स्टॉक्स हैं उनको ट्रिम डाउन किया है। अब 2-3 महीनों में संतुलन आएगा कुछ डॉलर में, डॉलर की अवेलेबिलिटी में, और फिर मार्केट्स होपफुली वापस आने लगेंगे। ये ठीक है। अगस्त के महीने में सारे टू व्हीलर मेजर्स की रिपोर्ट जो आई थी एक्सपोर्ट रिलेटेड, वो कमजोर, सबका परफॉर्मेंस, इवन बजाज ऑटो की एक्सपोर्ट्स 28% गिरी। पर एक्सपोर्ट जो है ना, वो पिछले कई समय से थोड़ा डाउन ट्रेंड में, जब से वो खबर आई थी इजिप्ट में वो थ्री व्हीलर बैन, उसके बाद से वो बड़ा रीजन बना था शायद, वो एक्सपोर्ट जो श्रिंक होना शुरू हुए थे। और लास्ट इंटरेक्शन में राकेश सर आपने मेंशन करा था कि आप लोग इन टच विद इजिप्ट गवर्नमेंट, उस बैन को लेकर बातचीत करने की कोशिश हो रही है, समझने की कोशिश हो रही है। क्या अपडेट्स हैं सर? क्योंकि बड़ा बाजार था और वो धक्का काफी बड़ा है, वो नंबर्स में दिखता है। हाँ, इजिप्ट बजाज ऑटो के लिए वॉल्यूमेट्रिकली इतना बड़ा नहीं है। नाइजीरिया कहीं ज्यादा बड़ा है, अफ्रीका कहीं ज्यादा बड़ा है। इजिप्ट में हम लोग थ्री व्हीलर ज्यादा करते थे और मोटरसाइकिल्स कम करते। खैर मोटरसाइकिल्स तो एक्सपोर्ट जारी है, तो वहां पे भी थोड़ा सा डॉलर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। थ्री व्हीलर में हमारे जो वहाँ के पार्टनर्स हैं उनके थ्रू उनकी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है, और उन लोगों को भी एक सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि जो थ्री व्हीलर है वो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेट्स सी ऑल्टरनेट फ्यूल्स को लेके, ये सब तो वो सब टेस्टिंग वगैरह चल रही है। और इस चीज पे हो सकता है अगले 2-3 महीनों में गवर्नमेंट के साथ चर्चा है, तो मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि कब ये चर्चा कंक्लूड करेंगे, लेकिन काफी एक्टिवली डिस्कशन है, ताकि जो आम आदमी है, गांव में जो आम आदमी है, छोटे शहरों में जो आम आदमी है, वो जहां पे जिनको बिल्कुल पतली पतली गलियां हैं, जहां पर वहां पर सिर्फ एक थ्री व्हीलर ही कहीं जाना मुमकिन होता है, और उस कॉस्ट पे कोई और व्हीकल का सोल्यूशन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट भी समझती है, और यही बातों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली कब कहेंगे तो गवर्नमेंट के हाथ में है। और लेकिन डिस्कशन काफी रेगुलर है उनके साथ हमारा। ओके, चलिए राकेश सर ने आशीष के 2 प्रश्नों के अगर आप देखें उत्तर में, हमें ग्लोबल मार्केट्स और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स मार्केट पे अगर आप देखें, अपनी बात रखी। यस, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, बट आई थिंक ये एक फेज्ड मैनर में शायद
बाहर भी आ जाएंगे। सर लेकिन अब थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट्स पे फोकस करते हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में जो रूरल मार्केट है, आई मीन पिछले 3-4 महीने से वहाँ से प्रदर्शन कैसा रहा, वहाँ से डिमांड कैसी है, एंड स्पेशली पोस्ट मॉनसून आपको क्या लगता है, आई मीन वो मार्केट कैसा पिकअप करेगा, वो कैसे वॉल्यूम जनरेट करेगा आपके लिए? देखिए, डोमेस्टिक में मोटरसाइकिल्स में रूरल और अर्बन काफी सिमिलर बिहेव कर रहे हैं, और पिछले 2 क्वार्टर से हम लोग देख रहे हैं कि निरंतर इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आया है, रिटेल में इम्प्रूवमेंट आया है। अगर आप देखें पिछली दिवाली के बाद जो 2 क्वार्टर गए थे, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 पिछले साल का, उसमें जबरदस्त डबल डिजिट डिक्लाइन था इंडस्ट्री का। इस क्वार्टर 1 में मतलब अप्रैल जून के क्वार्टर में ये डबल डिजिट डिक्लाइन जो इंडस्ट्री महसूस कर रही थी वो सिंगल डिजिट में आ गया था। और अगर अब हम देखें ये जुलाई अगस्त के 2 महीने, तो ये सिंगल डिजिट डिक्लाइन जो चल रहा था अब ये तकरीबन 0 पे आ गया है। मेरा ये ऐसा सोचना है कि 2-3 चीजें हैं इसमें। एक, जो जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एक इन्फ्लेशन है, लेकिन जो जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोस्ट कोविड शुरू हुआ वो अब सीप करके जो हमारे वर्ग के कंज्यूमर्स हैं वहां तक पहुंचने लगा है और उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरी चीज, रिटेल फाइनेंस कंपनीज अब थोड़ा सा और अग्रसर हैं और अच्छे फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और तीसरी चीज है कि अभी तक का जो मॉनसून का प्रोग्रेशन है उसको लेके एक ऑप्टिमिज्म है। तो मेरी ये आशा है और ऐसा सोचना है कि अगले 1-2 महीनों में जब ये त्योहार का समय आएगा उसमें हम कुछ पॉजिटिव मूवमेंट इंडस्ट्री में देख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कोई जबरदस्त सर्ज रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो है ही और उससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम होती है, लेकिन जरूर मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ग्रोथ अब हम देख सकते हैं। तो एक तरीके से 2 व्हीलर में, जो कि बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो कस्टमर है, वहां एक तरह का टर्न अराउंड का प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा राकेश सर, जाते आते हम सब जानना चाहते हैं आपसे, एक इमेज वीरू आपकी स्क्रीन पर आएगी, ये है विंसेंट बाइक की ब्यूटीफुल सी इमेज, और बजाज ऑटो ने राकेश सर वो जो राइट्स विंसेंट ब्रांड नेम के एक्वायर करें, उसके बाद सब जानना चाहते हैं भाई इस ब्रांड नेम को एक्वायर करने के पीछे क्या वजह। 1955 में विंसेंट बाइक्स का प्रोडक्शन बंद हो चुका था। आप लोग क्या इस स्पेसिफिक स्पेस में फोरे करने की तैयारी कर रहे हो, रिवाइव करने की इस ब्रांड को तैयारी कर रहे हो, और अगर हाँ तो क्या प्लान्स हैं सर? फुल स्क्रीन में इमेज दिखाइए भाई। हाँ देखिए, ये एक कांस्टेंट एफर्ट रहता है हमारी कंपनी में, स्कैन करते रहते हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो उससे अपना इन्फ्लुएंस, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाए। तो विंसेंट की बड़ी अच्छी फॉलोअरशिप है कई ज्योग्राफिक एरियाज में एक क्लास ऑफ कस्टमर्स को लेके, और वो ब्रांड अवेलेबल था और हम लोगों को लगा कि ये एक अच्छे वैल्यू पे अवेलेबल है, तो हम लोगों ने एक्वायर किया है। और कई बार क्या होता है कि सब चीजें एक साथ नहीं होती, तो इस टाइम पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ डेवलप करके उसको विंसेंट को रीलॉन्च करने वाले हैं। ये हो सकता है कि बाद में कभी हो, लेकिन इमीडिएट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक अच्छा ब्रांड अवेलेबल है, उसको एक्वायर करके रख लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज। राकेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब डिटेल में राकेश सर से बातचीत होगी जब कंपनी अपने फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करेगी। वीरू, लेकिन वो इमेज देखिए आपने, है एकदम क्लासिक ब्रांड है और रॉयल एनफील्ड की टक्कर की तैयारी हो रही है ये, है ना? जी, मैंने लास्ट टाइम भी जब इमेज देखी थी तो यही था, आई मीन रॉयल एनफील्ड के टक्कर की तैयारी है। आई मीन सबसे अच्छी जानते क्या लगती है इस इमेज में, वो आगे के मडगार्ड पे वो नंबर प्लेट है ना आशीष, आई मीन उस दौर में यूपी पुलिस की अगर आप देखें नंबर प्लेट ऐसी हुआ करती थी पहले। मुझे बचपन में जो याद है यूपी पुलिस का जो पुलिस थाना था ना, आई मीन जब हरिद्वार भी उसी में आया करता था, यहीं पे नंबर प्लेट लगा करती थी। खैर आज का सवाल ले लें आशीष। बिल्कुल। आज का सवाल है अंतरिक्ष का कब्रिस्तान कहाँ है और इसकी क्या खासियत है? भाई पहले तो
प्रोड्यूसर साहब, आप आज सलामी के हकदार हैं। प्रश्न आपका अव्वल दर्जे का था और उत्तर इसका उससे भी अच्छा है। उत्तर क्या है आशीष? आपने जुटा लिया तो बताइए प्लीज। हाँ, जुटाना पड़ा। अच्छा, आमतौर पे हमारे सवाल पे तो ढेरों आंसर आते थे, इस पे एक सही जवाब आया। मैं नाम आपको भूल गया, मैंने सोचा था कि नाम ऑफिशियली स्क्रीन सुमित ढूंढ रहे हैं, अनाउंस कर देंगे हम नाम, क्योंकि बढ़िया उन्होंने जवाब दे दिया। हमारे लिए तो बड़ा टफ सवाल था। ये कभी सुने थे क्या सचिन, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान भी होता है क्या? कब्रिस्तान के बारे में तो पता नहीं। कब्रिस्तान तो होता है, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान। वही अंतरिक्ष का ही कब्रिस्तान सुना नहीं था। हाँ, But, तो इसका आंसर सही है। सुमित देखिएगा किसने दिया है। पॉइंट नीमो, ये है अंतरिक्ष का कब्रिस्तान। इस प्लैनेट की सबसे आइसोलेटेड लोकेशन जो स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री के तौर पे इस्तेमाल करी जाती है। नीमो दरअसल लैटिन में होता है नो वन, इसीलिए नाम पड़ा नीमो। और पॉइंट नीमो को कहा जाता है, साइंटिफिक टर्म है ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। ओशियन में यह जगह फर्देस्ट पॉइंट है किसी भी इमर्ज्ड लैंड से, यानी किसी भी जमीन के टुकड़े से सबसे फर्देस्ट पॉइंट जो ओशियन का है वो ये है। और इसकी फर्देस्ट पॉइंट मतलब इस पॉइंट से नीमो, जो पॉइंट नीमो है, वहां से कोई भी इमर्ज्ड लैंड का टुकड़ा 2700 किलोमीटर से कम दूर नहीं है। इतना ये। और एक साइड पिटकेन करके आइलैंड है, एक साइड मोतुनुई करके आइलैंड है साउथ पैसिफिक में। ये दोनों 2700 किलोमीटर डिस्टेंट अपार्ट है, यानी कि 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, जिसके आसपास कोई आदमी नहीं नजर आएगा, कोई पीस ऑफ लैंड नजर नहीं आएगी इसके। इनफैक्ट इस पॉइंट नीमो से जो सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई आदमी लोग हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है, ना कि जमीन पे। 400 किलोमीटर दूर, वो ज्यादा पास पड़ता है, बजाय जमीन में किसी आदमी को ढूंढ लो आप। ये है। अब इस जगह को स्पेस की डेब्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लास्ट रशियन स्पेस स्टेशन था, मिर एयर स्पेस स्टेशन, 2001 में उसको यहीं पे बरी करा गया, यहां पे वहीं पे छोड़ा गया। नासा इसको ही प्रेफर करता है अपनी डेब्रीज को डालने के लिए। और ये एरिया दरअसल फ्रांस अगर है तो 34 टाइम्स ऑफ फ्रांस, ये वो इलाका है पूरा पॉइंट नीमो का जिसका इस्तेमाल होता है। ये आंसर। और इतना बढ़िया सवाल ढूंढ के लाए थे प्रोड्यूसर साहब, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान बोल के और घुमा दिया था सबको। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसको जो ढूंढा था वो 1992 में एक लुका टेला साहब ने ढूंढा था। और वो भी आज तक कभी गए नहीं है। कंप्यूटर वापस आ पाए? नहीं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से उन्होंने इसको ढूंढा था, प्रोग्रामिंग से इसको ढूंढा था, लेकिन जिन्होंने इसको लोकेट किया है वो भी आज तक कभी इसमें गए नहीं है। तो इस पर आज तक कोई आदमी कभी पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में था वीरू, आप पानी में छोड़ दोगे सी में तो ओशियानिक लाइफ को इंपैक्ट होगा, ऐसे कैसे छोड़ दोगे? तो उसका भी आंसर था, इसीलिए चुना गया। मरीन लाइफ कहा जाता है यहां पे इवॉल्व ही नहीं हुई या हार्डली इवॉल्व हुई। उसके पीछे रीजन है कि रिमोटनेस और बहुत वीक ओशियानिक करंट्स होते हैं इस रीजन में, और इसीलिए न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते पानी में, इसीलिए मरीन लाइफ आई नहीं कभी। इसीलिए ढूंढ के लाए लोग जगह। ये है अंतरिक्ष की, ये क्या कहते हैं, सॉरी क्या सवाल था? कब्रिस्तान, अंतरिक्ष का कब्रिस्तान। नीमो। दो लोगों ने जवाब दिया था, दो लोगों ने, रोहित गुप्ता साहब थे, उन्होंने इसका जवाब दिया, और एक इक्विटीज लाइफ करके हैंडल है, उन्होंने इसके जवाब दिए। तो दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सालुंके साहब, आपको पता था ये आंसर? नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसे कुछ अंतरिक्ष में भी ये हो सकता है। वीरू भाई, आज का सवाल। जी हाँ, आज का सवाल मैं ढूंढ रहा था बैठ के, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला आशीष। मैं इस सवाल को इस इमेज के साथ प्रस्तुत करूंगा। ये इस इमेज को देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आएगी। अब इमेज में जनाब सब कुछ है। इस इमेज में पानी भी है, इस इमेज में बादल भी है, इस इमेज में ज़मीन भी है, इस इमेज में आसमान भी है, इस इमेज में पेड़ भी है, इस इमेज में घास भी है। ये इमेज को पहचानिए, क्या है ये? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। स्थान है, ये बता रहा हूं मैं आपको, इट्स ए प्लेस। ये क्या है आशीष? ये तो हैरी पॉटर की पिक्चर उठा रहा है, ऐसा लग रहा है हवा में लटका हुआ लैंड का टुकड़ा है। तो ठीक है, ये तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा नेट पे। ऐसे कर वियर्ड इमेजेस करके गूगल सर्च करा जाए तो लेकिन भाई ये आंसर ढूंढ के लाएंगे हम लोग कल। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है,
देखा तो लग रहा है कि Geography में पढ़ाया गया करी का इतनी बचपन में, लेकिन गजब है। चलिए इसका आंसर कल ढूंढा जाएगा। सोच इंडिया सोच। वही सुमित, ओवर टू यू। मार्केट्स में तेजी के साथ शुरुआत और तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रेशर, करीब करीब 18,020 ये अभी इंडेक्स का लेवल है। 18,050 के ऊपर के लेवल्स दिखाने के बाद थोड़ा सा मार्केट ने ब्रीदर लिया है। तो 85 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, आधा फीसदी के आसपास का उछाल है। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे, %0.5 की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। करीब 200 अंकों का उछाल वहां पर है। मिड कैप स्मॉल कैप पे ज़्यादा आप तवज्जो दीजिए कि आज कैश मार्केट में उतना ज़्यादा पॉजिटिव मूव नहीं है, इसीलिए 1668 शेयर तेजी में 1030 शेयरों के अंदर बिकवाली है। तो एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस की संख्या थोड़ी बढ़ रही है और एडवांस संख्या थोड़ी सी कम हो रही है। बातचीत करेंगे हम आपके सवालों को लेकर, हमारे साथ प्रकाश काबा मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस पे रुक कर लेते हैं।